नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे कोविड के जो दौर चल रहा है उसके जो खतरे हैं, उन खतरों से जूझते हुए भारत में जो ब्लैक फंगस नाम का एक दूसरा संकट आ गया है। किस तरह की ये समस्या है, क्या इसकी वजहें हैं, किस तरह से इसे रोका जा सकता है और कितनी खतरनाक ये जो बीमारी है, ये कितनी खतरनाक बीमारी है। इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे आपकी बात में। आज थोड़ी सी जो देश भर में जो मौतों की संख्या है वो 3 लाख से ऊपर हो गई है अब। और ये एक तरह से थोड़ा कष्टकारी स्थिति है भारत के लिए, क्योंकि ब्राज़ील और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पर कोविड से मरने वालों की संख्या भारत में हुई है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखें तो जो बीमार होने वाले लोग हैं, संक्रमित होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या घट रही है। उत्तर प्रदेश में भी कम हो रही है, लेकिन नए खतरे, नई चुनौतियां सामने हैं, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके सामने हैं, और आम लोगों के सामने भी एक नई तरह की समस्या जो ब्लैक फंगस के नाम से आ रही है वो है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, और डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, जो विशेषज्ञ हैं ईएनटी के, और लखनऊ में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के तौर पर उनको हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूँगा। सामान्यतः इस जो ब्लैक फंगस है, इसको लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के संदेह हैं, और बहुत सारे जो सामान्य लोग हैं वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्या बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि जो हम सामान्यतः जो फंगस अपने घर के आसपास तमाम चीज़ों में बरसात के दिनों में लगते हुए देखते हैं, क्या ब्लैक फंगस जो है वो उसी का एक रूप है, या एक अलग तरह का कोई फंगस है जो मानव के लिए घातक है? क्या सामान्य स्थितियों में, जैसे अभी बरसात है नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो सामान्यतः जो फंगस है वो थोड़ा मॉइस्चर में उसकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन देश में बहुत इस समय गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद ये ग्रोथ हो रही है, ये क्यों हो रही है? इन सारे सवालों को हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। तो संक्षेप में मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कि ये फंगस किस तरह का है, म्यूकर के नाम से जिसको हम फिलहाल जान रहे हैं, ये किस तरह का फंगस है, और इस क्या ये सामान्यतः वातावरण में उपस्थित रहता है? धन्यवाद गोविंद जी। गुड इवनिंग टू माय व्यूअर्स। आपने जो प्रश्न किया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि म्यूकर जो है वो एक प्रकार का फंगस है जो कि नॉर्मली सॉइल में और बाकी अन्य जगहों में भी देखा जाता है, और एक प्रकार का ये सेप्रोफिटिक फंगस है जो कि हर जगह रहता है, इवन हमारे शरीर में भी रहता है। और ये तभी अपना रूप दिखाता है जब आदमी का या मनुष्य का अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो जब कम होने लगता है, या किसी कारणवश खून का रक्तस्राव कम होता है, तो ये फंगस उस टाइम पे अटैक करता है। और इसके लिए जो इन्वायरमेंट, जैसा आपने कहा कि इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उस पर्टिकुलर टाइप का उसको चाहिए होता है कि हॉट और ह्यूमिड हो, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बेस्ट होता है। और इस कोविड एरा में, क्योंकि कोविड बीमारी अपने आप में एक इम्यूनो सप्रेशन करती है, और इम्यूनो सप्रेस पेशेंट अगर डायबिटिक है, उन मरीजों में ये ज़्यादा देखा जाता है। और इम्यूनो सप्रेसेंट अगर हम दवा दे रहे हैं जिससे शुगर बढ़ रही है, तो वो ये फंगस उसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर है जो कि इसको आगे बढ़ाता है, बीमारी को। जी। क्या डॉक्टर साहब, जो वातावरण में सामान्यतः ये उपस्थित रहता है, जैसे इस तरह की जानकारी है कि वैसे देश में हर वर्ष कुछ मामले, बहुत थोड़े मामले इसके ब्लैक फंगस के पाए जाते थे,
और अभी कोविड के बाद अब तो लगभग 10,000 के आसपास देश भर में संख्या हो गई है और 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हुई हैं और दूसरी तरह की समस्याएं लोगों को हुई हैं। तो क्या ये सामान्यतः वातावरण में पहले से मौजूद था और क्या भारत में ही इसका इस तरह से प्रकोप हो रहा है, या जिन जिन देशों में कोरोना का प्रकोप रहा, दूसरी लहर का प्रकोप हुआ, वहां पर भी इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी तो पूरे सब जगह से हम लोग को पढ़ना पड़ता है, सब जगह डिस्कशन करना पड़ता है। बाकी देशों में, यूरोप में कोई केस नहीं है, अमेरिका में कोई केस नहीं है। अब ये भी एक बात है कि जो सोचने वाली बात है कि पहली वेव जब आई थी तो क्यों नहीं आए थे म्यूकर के केसेस, अभी क्यों आए? जी। तो ये एक सोचने का विषय है जिसपे कि दो तीन पक्ष हैं जिसके। एक तो ये है कि इस वेव में ये जितनी तेजी से आई और जितनी तेजी से लोगों ने इसको कुछ चीजें जो छुपी हुई थी पहली वेव में कि भाई स्टेरॉयड का यूज नहीं किया था पहली वेव में, बहुत सोच समझ के यूज किया गया था। इस बार जो है स्टेरॉयड ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवरडोजेस में यूज किया गया है। इवन हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इवन विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन मेट्रो लेवल पे देखा गया कि सामान्य डोजेस से भी 3 गुना डोजेस में दिया गया। और जहाँ तक फंगस की बात है, फंगस, ये जो फंगस है म्यूकर, ये नॉर्मली इन्वायरमेंट में रहता है और ये ऐसा नहीं होता कि एक आदमी संक्रमित दूसरा आदमी हो जाएगा। अगर एक आदमी बैठा है बगल में दूसरा म्यूकर वाले के पास, ऐसा नहीं होगा कि दूसरा वाला संक्रमित हो जाए इससे। अच्छा। तो ये तभी अपना संक्रमण दिखाता है दो कंडीशन में, या तो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, मरीज का शुगर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में सर्वाइव करेगा, या किसी अन्य अंग की ब्लड सप्लाई रुक रही है। तो नॉर्मली अभी हम जो बीमारी के बारे में देख रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे मालूम पड़ रहा है कि ये भी एक प्रकार का थ्रोम्बोटिक इवेंट है। थ्रोम्बोटिक इवेंट मतलब कि खून के थक्के जमते हैं उस एरिया में जो जो चेहरे की धमनियां या आर्टरीज है, कैपिलरी है, जिसको ब्लॉक कर देती है, और उसके बाद ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसमें कि फंगल ग्रो करता है। जैसे जो इस तरह की चर्चाएं हैं, कोशिश भी होती है देश में कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ये फैल रहा है भारत में इस तरह से, इसका प्रसार अचानक से इतना ज़्यादा क्यों हो गया है। कर्नाटक सरकार ने तो अपने वहाँ एक जांच समिति भी बनाई है जो इस फंगस की, म्यूकर की जेनेसिस को, कि ये कहाँ से और कैसे फैल रहा है, इसकी जांच करेगी। उसमें वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उस कमेटी ने आज ही से अपना काम शुरू किया है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है वो इसकी एक वजह है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। जो कर्नाटक की समिति है वो इस पर भी अपना काम करेगी कि क्या ये भी एक वजह हो सकती है। सरद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक जो सामान्य जो बात कही जाती है कि अस्पतालों की हालत, हाइजीन की हालत, वो तो अप्रैल में जब कोरोना महामारी शुरू हुई उसके पहले भी वैसी ही थी। उसमें कोई भारत के जो सामान्यतः जो अस्पताल हैं, जो आम आदमियों के अस्पताल हैं, उनमें साफ सफाई की क्या व्यवस्था है ये हम सब जानते हैं, और वो व्यवस्था आजकल बल्कि कोरोना के दिनों में तो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। तो क्या इस तरह की जो चर्चाएं हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी एक वजह हो सकती है इसको, इसके प्रसार की, आपको क्या लगता है, आपकी क्या जानकारी है इसके बारे में? गोविंद जो मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, आज ही एक बड़ी महत्वपूर्ण इनपुट आई है दिल्ली से। दिल्ली में एम्स की रेमेटोलॉजी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमा कुमार। उन्होंने बाकायदा ये चीज कही है ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक बड़ा कारण हो सकता है। और उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही है कि जहां तक ये जो एक जनरल फीलिंग है और एक जनरली माना जा रहा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के कारण हुआ है, और इस पे ऑफ कोर्स मैं बाद में पूछूंगा, डॉक्टर श्रीवास्तव इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। उनका कहना यह है, डॉक्टर उमा कुमार का जो एम्स की हैं, कि स्टेरॉइड्स तो पहले भी दी जाती थी और ये बड़ी आम बात है कि बहुत से स्थानों पे, हर लेवल के अस्पतालों में और डॉक्टर्स में
ये स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा चलन जो है ये हो चुका है, और बहुत दफे पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं क्योंकि उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है। लेकिन पहले क्यों नहीं ब्लैक फंगस के केसेस आते थे? ये सवाल उन्होंने उठाया है डॉक्टर उमा कुमार ने, जो बड़ा वैलिड सवाल है। तो उनका मानना यह है कि ये तभी मुमकिन हो सकता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस दौरान, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो तरह तरह से सारी ऑक्सीजन डाइवर्ट कर दी गई, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी डाइवर्ट कर दिया मेडिकल ऑक्सीजन के यूज में। और उनका कहना यह है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है वो करीब होती है 93%, और जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 98 से 99% प्योरिटी होती है। एक ये कारण है, एक तो उनका ये कहना है। और दूसरा ये भी है कि ऑक्सीजन का जब इस्तेमाल, जो सिलेंडर्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, उनकी क्वालिटी ऑफ हाइजीन, कितनी सफाई से रखे जाते हैं, वो बड़ा साउंड भी करता है, लॉजिकली भी लगता है कि हाँ भाई ये तो बात है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में हाइजीन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आप सिलेंडर जैसे भी आप उठा के रख लीजिए, सफाई सिलेंडर्स की हुई है कि नहीं हुई। तो उस कारण से भी जो है फंगस डेवलप कर सकता है, उनका ये मानना है डॉक्टर उमा कुमार का। और इस पे उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीएमआर को इसमें दखल देना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां तक ये कारण हो सकता है, क्योंकि एकदम से ब्लैक फंगस आ जाए और इस स्केल पे आ जाए कि लोग मरने लगे जगह जगह, तो ये तो मामला कुछ और है, इतना सिंपल नहीं है। और ये इसी दौरान कोविड से कनेक्टेड है। ठीक है, कोविड के टाइम में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी क्योंकि कम हो जाती है तो ईजी होता है फंगस को डेवलप करना। और ऑक्सीजन, ये डायबिटिक्स को इसलिए होता है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में शुगर बढ़ती है, और जब शुगर बढ़ती है तो उस पर फंगस ग्रो करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीज जो ये वाली बात है कि पहले भी स्टेरॉइड्स का तमाम इस्तेमाल होता था, तो क्या कारण है कि पहले इस तरीके से ब्लैक फंगस के बारे में ऑर्डिनरीली आदमी ने नहीं सुना था? म्यूकर माइकोसिस आप लोग की टेक्निकल टर्म में एज अ डॉक्टर तो आप जानते होंगे, लेकिन आम आदमी ने ब्लैक फंगस के बारे में नहीं सुना था। तो ये क्या वजह है कि आज के दौर में ये इसका एकदम से भयानक रूप लेता जा रहा है? शरद जी, प्रोफेसर उमा कुमार की बात से मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो अभी एनालिसिस है करीब 60 पेशेंट की, हम लोग जॉइंट स्टडी कर रहे हैं भोपाल में, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर मुदित मित्तल के साथ, और उनके पास करीब करीब डेटा है मोर देन 50 केसेस का, मेरे पास 20 केसेस का है। अच्छा। 8 days ऑफ माई प्रैक्टिस। तो उसमें ये है कि 50% आर ऑन होम आइसोलेशन। सेकंड ये है कि उनको कभी भी ऑक्सीजन नहीं दी गई, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक थे। 10% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक थे, यंग पेशेंट थे, और उनमें लिमिटेड डिजीज है और बायोप्सी प्रूव्ड डिजीज है, मतलब बायोप्सी से प्रूव किया गया म्यूकोरमाइकोसिस है, बायोप्सी से नेजल स्वाब्स है। तो वो बात कहना कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेन कल्प्रिट है, वो तो बिल्कुल बात सरासर गायब हो गई। और अब जो मेन रीजन है कि भाई ये क्यों हुआ, ये जो एनालिसिस है ये यूके के कुछ पब्लिश आर्टिकल है जो कि सजेस्ट करते हैं कि ये बेसिकली सिक्वली है कोविड की ही। कोविड में क्या होता है कि कोविड इटसेल्फ कॉज हाइपरकोगुलोपैथी। हाइपरकोगुलोपैथी मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे इम्बोलाई बनते हैं। आदमी की मृत्यु न्यूमोनाइटिस से नहीं होती है, आदमी की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरी ब्लॉक होती है। जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो आप कितनी भी ऑक्सीजन दीजिए तो पेशेंट को जब पहुंचेगी नहीं ऑक्सीजन तो हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वो हाइपरकोगुलोपैथी, क्योंकि कोविड वायरस जो है इटसेल्फ कैपिलरी के एंडोथीलियम पे असर करता है जो कि धमनियों में होता है, और एंडोथीलियम में जब रिएक्शन होता है तो ये हाइपरकोगुलोपैथी मतलब माइक्रो एम्बोलाई फॉर्मेशन करता है। और माइक्रो एम्बोलाई किसी भी एरिया में जाते हैं, मोस्ट कॉमनली जो एरिया होते हैं वो हेड एंड नेक होता है। आने वाले समय में हमें अभी आइसोलेटेड केसेस एब्डोमेन में मिल रहा है, मिजेंट्री में भी मिल रहा है, पेट की आंत में मिल रहा है कि कुछ पार्ट सड़ गया, कुछ पार्ट ऐसा हो गया इस तरीके से, बट वो केसेस कम है क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हेड एंड नेक का एरिया ऐसा है जो कि डायरेक्ट सप्लाई होता है कैरोटिड से, जो कि हार्ट की मेन वेसल है जो सप्लाई करती है।
और जो छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि फेस की होती है, जिसको मैक्सिलरी आर्टरी हम लोग कहते हैं, उस एरिया का सबसे कॉमन मिलता है म्यूकर के केसेस में। तो म्यूकर में जब भी हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हम ये पा रहे हैं, जो हमारी ऑपरेटिव फाइंडिंग है, कि ये कैपिलरी नेक्रोज या थ्रोम्बोज्ड है। और यही चीज ब्रेन में भी मिल रही है। ब्रेन में क्या हो रहा है कि 1-1.5 महीने पुरानी हिस्ट्री है, और पेशेंट के ब्रेन का जो हम वीनोग्राम करा रहे हैं, करीब करीब 22 वीनोग्राम हम लोग के पास है रिकॉर्डेड, जिसमें कि ये पा रहे हैं कि इवन ब्रेन की कुछ वेनस सप्लाई है उसमें क्लॉटिंग है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि पेशेंट का कोलेट्रल डेवलप हो गया है। और ये भी जो हो रहा है कि आंख चली गई, ये चली गई, इवन हम देख रहे हैं कि आंख में हम ऑपरेट करते हैं, आंख को ऑपरेट करके नाक के द्वारा जब हम खोलते हैं आंख को, तो देखते हैं वहां पे कोई फंगस ही नहीं है और पेशेंट को विजन लॉस है। तब हम जब आई वाले के पास भेजते हैं, आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो जब फंडस देखता है आंख का, वो कहता है तो ये तो सेंट्रल रेटिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो सेंट्रल रेटिनल ऑब्स्ट्रक्शन फंगस की वजह से नहीं हो सकता जब तक कि पीछे से ब्लड सप्लाई ना रुके, और फंगस डायरेक्टली ब्रेन में नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि फंगस जो है, और ड्यूरा एक होता है, ड्यूरा जो कि कवर करता है ब्रेन को, ड्यूरा इतना मोटा होता है कि फंगस आप क्रॉस नहीं कर सकता। फंगस तभी पहुंच सकता है वो ब्लड कैपिलरी के द्वारा पहुंचे, खून की धमनियों के द्वारा पहुंचे। तो इस बात को कहना कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कल्प्रिट है, क्योंकि अभी 50% पेशेंट जो आ रहे हैं गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, जौनपुर, बनारस, इवन फ्रॉम बनारस, ईस्टर्न यूपी के पूरे पेशेंट जो आ रहे हैं मेरे पास, उसमें ज्यादातर पेशेंट ऐसे हैं। बट ये है, हाँ, ये एसटी जरूर है, किसी में कुछ बता पाता है, किसी झोला छाप ने दिया था, किसी अनक्वालिफाइड ने दिया था, डॉक्टर साहब ये दवा दी थी और ये दवा दिखाता है, केवल पर्चा वर्चा कुछ नहीं है, तो चलो मेट्रोल दिया है, स्टेरॉइड 3-3 टैबलेट खा रहा है मरीज और वो ठीक हो गया। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गई कि सब दिखना बंद हो गया, या नाक बंद हो रही है, या आँख के पीछे दर्द हो रहा है, चेहरे में दर्द हो रहा है, दांत लूज हो गया है। तो ये अलग अलग तरीके के लक्षण लेके आ रहा है, जो बाद में एमआरआई के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि ये तो म्यूकर माइकोसिस हो गई है पेशेंट में। और ना तो उसको डायबिटीज की हिस्ट्री थी, ना उसको खुद को मालूम था कि डायबिटीज है या नहीं है। और काफी बार ऐसा हो रहा है कि पेशेंट को 225 भी स्टेरॉइड खाते, 225 मैक्सिमम शुगर है, बट पेशेंट को क्यों म्यूकर माइकोसिस हो गया? दैट इज बिकॉज इट इज ए वेट गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन, ब्लड सप्लाई जब रुकेगी तो गैंग्रीन होगी टिश्यू की, और गैंग्रीन जब होगी तो गैंग्रीन इज ए गुड मीडियम फॉर एनी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये भी एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये एक सेप्रोफिटिक फंगस है जो कि नॉर्मल नोज में भी होता है, ऐसा नहीं नोज में नहीं होता, नॉर्मली होता है। लेकिन इसको एक मीडियम मिल जाता है कि भाई जैसी आप ब्लड सप्लाई रोकी आपने, तो उसके लिए ग्रोथ का एक फैक्टर। और वायरस जब अटैक करता है नोज में, कोविड वायरस, तो ये नेजल म्यूकोजा में ACE2 रिसेप्टर होते हैं, ACE2 रिसेप्टर पे पहले से शुरू कर देता है डे 1 से, और 5 दिन तक ये तेजी से मल्टीप्लाई करता है और इंडोथीलियम को वहां से डैमेज करना शुरू करता है, एंड 5th डे पे जाके एकदम से लंग पे इफेक्ट करता है, पल्मोनरी कैपिलरीज पे और उस पे इफेक्ट करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई पहले स्टेरॉइड मत दो, पहले स्टेरॉइड मत दो। उसका रीजन यही है कि टिल वी वेट इट फॉर 4-5 डेज कि भाई हाँ CRP बढ़ेगा और CT में चेंजेस आएंगे, देन, और यह सैचुरेशन फॉल करने लगे क्लिनिकली, सैचुरेशन अगर फॉल कर रहा है तब आप सोचते हैं कि हाँ अब स्टेरॉइड दिया जाए, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है कि वो फाइट करेगा इसके लिए। डॉक्टर साहब, सैचुरेशन का मतलब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसे सैचुरेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज नॉट दी फैक्टर, बिकॉज अगर ऐसा होता तो गांव वाले में, गांव का, यहाँ शहर के लखनऊ के पेशेंट बहुत सारे जो होम आइसोलेशन में रहे, कभी भी ऑक्सीजन भी नहीं लगी उनको क्यों? भी हुआ है, उनको भी हो रहा है, उनको कैसे हो डॉक्टर गया? और ये साहब, हम लोग ने करीब 15 क्वेश्चनर का हम लोग ने केस शीट बनाया हुआ है, एंड ऑल पेशेंट, इवन हम लोग ने नॉर्मल पैथोलॉजिकल टेस्ट है, डी डायमर एक टेस्ट होता है जो कोगुलोपैथी बताता है कि कोगुलोपैथी कितनी है। तो मैक्सिमम डी डायमर कितना गया है? ज्यादातर पेशेंट में डी डायमर रेज्ड है जिसमें कराया गया है। काफी पेशेंट तो ऐसे हैं जिसमें डायमर ही नहीं कराया गया, अपने आप ही रिकवर कर गए, तो उनको मालूम नहीं है क्या सिचुएशन है। और उसी हिसाब से जब हम ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट को, तो हम 2 ही चीज देख रहे हैं ऑपरेट करने के बाद म्यूकर के केसेस में, एक CRP और दूसरा डी डायमर। और हर पेशेंट को हम लोग एंटीकोगुलेंट जरूर दे रहे हैं,
उसका रीजन यही है क्योंकि ये जो फंगस होती है ये कैपिलरी को ब्लॉक करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंजियो इन्वेजिव। एंजियो इन्वेजिव मतलब इन्वेड करती है कैपिलरी में। ओह, हाँ, इसलिए ब्लड सप्लाई भी वो भी रोकती है, फंगस खुद भी रोकती है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो है कोगुलोपैथी बिकॉज ऑफ कोविड। तो डे 1 से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और इसको एक टाइम मिलता है दैट इज 2 वीक्स। और नॉर्मली क्या होता है कि जो बैड केसेस होते हैं उनमें आईसीयू में ही पेशेंट को डेवलप होना शुरू हो जाता है। और काफी बार देखेंगे, आज भी मेरा एक पेशेंट आया जो कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव था लेकिन उसको म्यूकर भी हो गया, या वार्ड में एडमिटेड ट्रीटमेंट कराते कराते सीपैप बाईपैप लगा उसको मशीन, उसके बाद भी उसको म्यूकर भी स्टार्ट हो गया उसी के साथ साथ, बिकॉज इज शुगर वॉज 500-550। उसकी वजह से उसको एक, क्योंकि आप ड्राई एयर दे रहे हैं, ड्राई एयर दे रहे हैं और मॉइस्चर प्रॉपर नहीं है और उसकी थ्रोम्बोसिस ऑलरेडी नोज में स्टार्ट हो चुकी है, तो वो फंगस एकदम से ग्रो करना शुरू करता है और वो एक तरीके से कैटास्ट्रोफिक होती है। और ये ज्यादा मुश्किल है मैनेज करना कोविड से। कोविड में तो 87%। एम्स के डॉक्टर निखिल टंडन ने आज उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो फंगस है ये नॉर्मली म्यूकर जो है वो एटमॉस्फेयर में रहता है और सामान्यतः ये सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में भी आ सकता है, लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है उसकी जो इम्यूनिटी है वो इसको शरीर के अंदर खुद ही लड़के इसको निष्प्रभावी कर देती है। लेकिन जो कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बहुत नीचे गिर जाता है। शायद ये एक वजह है कि जो कोविड वाले लोग हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है, हालांकि बिना कोविड वाले लोगों के भी मामले सामने आए हैं। दूसरा, जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने एक बात कही है आज की, जो हाल के दिनों में अचानक इस तरह की चर्चाएं आई हैं, व्हाइट फंगस का नाम आने लगा है, येलो फंगस का नाम आने लगा है। उनका कहना ये है कि ये इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, इसको हमको जो म्यूकर माइकोसिस है उसी रूप में लेना चाहिए। अलग अलग नाम और रंगों के नाम से भ्रांति होती है और ये एक तरह से लोगों में इससे मतलब एक तरह का ज़्यादा चिंताएं और इस तरह की चीज़ें भी फैल सकती हैं, क्योंकि जो इसका जब कल्चर किया जाता है तो जो ब्लैक फंगस भी जिसको हम कह रहे हैं वो बेसिकली वाइट कलर का होता है, उसमें कहीं कहीं स्पॉट ब्लैक होते हैं। तो ये अलग अलग नामों का जो इस्तेमाल है ये सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए। एक तो इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और दूसरा ये जो फंगस जो ब्लैक फंगस का अटैक है, ये सामान्यतः फंगस के शरीर में पहुंचने के कितने समय बाद तक आदमी को उसके लिए घातक हो सकता है? कितने समय बाद तक कोविड से ठीक होने वाले लोगों के लिए कोई टाइम पीरियड है कि इसके बाद वो इससे उनको इस तरह का खतरा नहीं है? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। गोविंद जी, आपने जो बात बोली कि ब्लैक फंगस जो है वो मिसनोमर है, वो मीडिया का बनाया हुआ नाम है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक प्रकार का, अगर आप पेट्री डिश में अगर निकाले फंगस को तो वो व्हाइट कलर का होता है। ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही टिश्यू की ब्लड सप्लाई रुकती है, तो कोई भी अगर टिश्यू होगा, खाल में भी आप ब्लड सप्लाई रोक देंगे तो वो काला हो जाएगा। वैसे ही नाक में जब वो जो एक नाक की हड्डी होती है, इसको टर्मिनेट बोलते हैं, जैसे ही उसकी ब्लड सप्लाई रोकता है तो ब्लैक इश्चारा बनता है, ब्लैक टिश्यू जो है वो उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लैक हो जाता है। वैसे ही अगर स्किन की ब्लड सप्लाई रुकेगी तो आप देखेंगे कि ब्लैक फंगस के मरीजों को दिखाया था चेहरे पे काला सा वो बन गया है, वो काला सा कुछ नहीं है, वो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से टिश्यू सड़ गया है, तो वो ब्लैक फंगस दिया गया है। व्हाइट फंगस कुछ नहीं है, ये कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पटना बिहार में। व्हाइट फंगस एक प्रकार का कैंडिडा होता है फंगस, जो कि नॉर्मली इन्वेजिव नहीं होता है, जैसे ये ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस इन्वेजिव होता है क्योंकि कैपिलरी में इन्वेट करता है, जो कि जबकि कैंडिडा जो है बहुत कॉमनली काफी बार हम लोग को काफी केसेस में मिल जाता है, लाइक किसी को स्टेरॉइड दिया गया या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। नॉर्मल ओपीडी में
हफ्ते में 2-3 केसेस हम लोग को कैनेडा के मिलते हैं, मुंह की फंगस लग गई, ये हो गया वो गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न आपका था कि कितने दिन तक ये रहता है इसका इफेक्ट, वो डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम लोग स्टेजिंग करते हैं, मरीज आता है तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, पहले हमारी क्लिनिकल स्टेजिंग होती है, फिर सेकंड होता है इमेजिंग में हम लोग देखते हैं कि कितने कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, और जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद स्टेजिंग करते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है और उसी के हिसाब से इसका फॉलोअप रहता है कि भाई कितने दिन तक ये फंगस परेशान करेगा या कितने दिन तक रहेगा। तो अगर माइल्ड मॉडरेट स्टेज 2 तक है, जहाँ पे कि केवल साइनसेस छोटे मोटे इन्वॉल्व हैं, तो ये 3 हफ्ते से 3 महीने तक रहता है। बट नॉर्मल केसेस में अगर सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट है, अगर ब्रेन के अंदर कैपिलरीज में पहुंच गया है, तो क्या होता है कि मोर्टलिटी बहुत हाई है इसमें, मतलब आदमी के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट है। उस केसेस में जो डेथ का वो है वो करीब 80 to 100% है। सो सर्वाइवल इज वेरी लेस इन इफ इट इज, मतलब वो अगर इन्वॉल्वमेंट अगर ब्रेन का हो रहा है तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। इवन इफ हम लोग अगर उसको एम्फोटेरिसिन भी दें, जो हम लोग नॉर्मली इन्वेजिव फंगस में देते हैं, बट लिमिटेड अगर डिजीज है, ऑर्बिट तक ही गया हुआ है, आँख तक गया हुआ है, तो आसानी से इलाज संभव हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये गोविंद, मैं इसमें जरा पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि क्या इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है इसको लेकर के, तो कोई किस तरह के सिम्टम्स हैं जो कॉमनली विजिबल हो सकते हैं और एक आम आदमी समझ सकता है? और दूसरी चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक ये भी चर्चा चल रही है कि मेडिकेशन को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खाली अवेलेबल है। ब्रेन में ये होता है कि कभी कभी जैसे साइनसेस का अगर ब्लड सप्लाई रुका, किसी एरिया का ब्लड सप्लाई रुका, तो उस हिसाब से डिपेंडेंट होता है, बहुत ग्रॉस वो नहीं होता है। लेकिन क्लिनिकल जब हम लोग रेफरेंस कराते हैं न्यूरो सर्जन से, तो वो बताता है कि ये मल्टीपल इन्फार्क्ट अगर है पेशेंट में, क्योंकि ये डिजीज बहुत स्लो ग्रोइंग होती है। काफ़ी बार पेशेंट को सिम्टम मालूम निकल जब, लेकिन जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट तो वेंटिलेटर पे चला गया, सीधे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया पेशेंट में। पता चला हमारी सर्जरी में कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि थैलेमस पे अफेक्ट कर दिया था उसने, रेस्पिरेटरी सेंटर पे अफेक्ट कर रखा था, ब्लड सप्लाई रोक रखी, तो हम लोग को फिर हाई रिस्क कंसर्न लेके चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा देखा है तो जो सिम्टम ग्रॉसली पेशेंट को मिलता है वो होता है विजन लॉस, या आई के पीछे पेन होता है, या आई प्रोक्टोस करती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है। और एमआरआई में जब हम देखते हैं तो पता चला फंगस आई के अंदर है ही नहीं और आंख बाहर निकल आ रही है। आंख इसलिए बाहर निकल रही क्योंकि वीनस सप्लाई रुक गई है, कंजेशन की वजह से पीछे ब्लड सप्लाई, वीनस कंजेशन होता है, आई प्रोक्टोसिस हो जाती है, आई बाहर निकल आती है। ये ग्रॉसली हमें देखने से ही मालूम पड़ता है कि हाँ ये सिम्टम स्टार्ट हो रहा है और थ्रोम्बोटिक इवेंट कुछ ना कुछ पेशेंट को चल रहा है। अब उसको डिफरेंशिएट करना कि वास्तव में ये थ्रोम्बोसिस है या फंगल इन्फेक्शन है, तो वो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप क्लिनिकली नहीं वो कर सकते कि ये वास्तव में ये ब्रेन के अंदर फंगस पहुंचा है नहीं पहुंचा। जो अदर रूट होता है वो ऑर्बिट के थ्रू ही जा सकता है, मतलब आँख के थ्रू ब्रेन में पहुंच सकता है। इसलिए बोलते हैं अगर आँख का ऑर्बिटल अपेक्स इन्वॉल्व है फंगस से, तो आँख को आप छोड़िए नहीं, फिर आँख को निकाल ही दीजिए। आँख निकालने का तभी इंडिकेशन होता है अगर ऑर्बिटल अपेक्स में फंगस पहुंच गया है, ऑर्बिट की टिप पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व घुसती है ब्रेन में, अगर वहां पे अगर पहुंच रही है बीमारी, तो आँख को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, एमआरआई में लग रहा है कि आपको एक ही जगह में है, तो आप उसको सक करके निकाल सकते हैं। हो सकता है पेशेंट का विजन ऑपरेशन से पहले चला गया हो, तो विजन के लिए आप पेशेंट को रीअश्योर मत करिए कि विजन आपका आ जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि आप आँख का शेप आप उसका पेशेंट का दे सकते हैं कि उसको आर्टिफिशियल आई लगाने की जरूरत नहीं पड़े, ये आप कर सकते हैं। विजन हो सकता है उसका रिकवर ना हो, क्योंकि वो जो है लॉस ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। ब्लड कैपिलरी जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, CRO बोलते हैं इसको, सेंट्रल रेटिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो लॉस हो सकता है विजन में। तो क्या मतलब दोनों आईज में एक साथ हो जाता है क्या?
दोनों, एक पेशेंट हमारा ऐसे ही अभी एडमिटेड है, उसका लेफ्ट आई में 4 दिन पहले था, मैंने ऑपरेट किया, देखा ऑर्बिट खोल के देखा, कोई फंगस नहीं थी। और जब नेक्स्ट डे राउंड लेने गया तो कहना डॉक्टर साहब मेरे को दूसरे आँख से भी नहीं दिख रहा। फिर मैंने तुरंत उसका फंडस कराया, फंडस करा के यहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा ये तो सेंट्रल रेटिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो उसको लेफ्ट आई में भी था बिफोर सर्जरी। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ये साहब अभी हाँ जी, अभी भारत में, हमारे देश में ये जो ब्लैक फंगस की जो समस्या है, इससे निपटने के लिए कितने साधन हैं, हम कितनी हमारी तैयारी है, और किस चीज़ों पर, मेडिकल के टर्मिनोलॉजी के संदर्भ में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? अभी 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि ऑपरेशन और दूसरी दवाई, औषधि। तो दवाई जो है वो अभी सरकार ने रीएश्योर किया है, और आज भी थोड़ा बहुत मिलने लगी है दवाई रेड क्रॉस के द्वारा। 3-4 दिन से हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, 5 दिन हो गए, तो लेकिन अब मिलने लगी है। तब तक हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे थे, वो भी अब शॉर्ट सप्लाई हो गई है। तो मेन जो एम्फोटेरेसिन भी है, लाइपोसोमल जिसको कहते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी, जिसका कि सबसे कम दुष्प्रभाव है शरीर पे, अब मिलने लगी है। और दूसरी चीज ये है कि हमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पेशेंट आए उतनी जल्दी उसको एक्सप्लोर करके ऑपरेट कर दे, क्योंकि डिजीज की अगर एडवांसमेंट होगी, अगर स्टेज 3 में जाएगा या स्टेज 4 में जाएगा, तो मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी हिसाब से प्रोग्नोसिस खराब हो जाती है। पेशेंट भी कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो आया था, मेरी आंख भी अब खराब हो गई, आपने इतना लेट कर दिया। तो वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, अगर लग रहा है अर्ली स्टेज में है तो ऑपरेट कर दें। सेकेंड पार्ट है आंसर का कि क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो, थर्ड वेव में ना हो, या नेक्स्ट टाइम पेशेंट को ना हो। उसके लिए हमने कुछ रिकमेंडेशन अपनी सोच समझ के बनाई है कि जो भी प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप ऐसे इलाज मत करिए स्टेरॉइड का, दैट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, कि भाई कि आप अपने हिसाब से मत खाइए। काफी लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने मीडिया में ही बोलना शुरू कर दिया कि बस आपको 2 ही दवा खानी है, स्टेरॉइड खाइए और ये खाइए। तो लोगों ने खरीद खरीद के खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया में तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो एक तो ये है कि आप स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की उससे ना खाएं। सेकंड ये है कि आईसीयू में अगर पेशेंट लग रहा है कि डायबिटिक है, तो आप प्रिवेंटिव उसको एंटी फंगल स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड लाइन जो कि ओरल दी जाती है मुंह के द्वारा। आप एम्फोटेरेसिन ना देके दूसरा जो दवा आती है पोसाकोनाजोल, वो आप दे सकते हैं उसको। थर्ड ये कि नेबुलाइजेशन होता है इसका एम्फोटेरेसिन का। एम्फोटेरेसिन अगर आपको लगता है प्री डायबिटिक है, इसका शुगर 350 जा रहा है, आपको लग रहा है कि उसको नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर दी, जिससे कि फ्यूचर में उसको ना हो। और थर्ड चीज है कि उसको एंटीकोगुलेंट देना जरूरी है। एंटीकोगुलेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड इटसेल्फ कॉज कोगुलेशन, ब्लड सप्लाई रोकता है, हाइपरकोगुलोपैथी करता है, और डायबिटिक में खुद भी हाइपरकोगुलोपैथी होती है, ज्यादा कॉमन है। तो डायबिटिक में हाइपरकोगुलोपैथी हो रही है और कोविड इटसेल्फ हाइपरकोगुलोपैथी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके ब्लड सप्लाई को रोकेगा। अब मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले समय में हो सकता है 2-3 महीने के बाद आपको दूसरी तरीके की एपिडेमिक दिखे, जो कि रिलेटेड हो हाइपोथैलेमस या एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि पता हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है लोगों में, क्योंकि सब चीज आपकी पिट्यूटरी से कंट्रोल है। पिट्यूटरी आपका मेन मास्टर ग्लैंड है ब्रेन में, जो कि हर हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। अगर उसमें अगर क्लॉटिंग कहीं कहीं है, अगर कुछ हुआ है, तो दैट विल बी, मतलब वो कैटास्ट्रोफिक, वो लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ेगा, वो 3-4 महीने के बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ, जैसे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं लोगों में, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया लोगों का, तो ये भी एक पार्ट है उसी का। चलिए डॉक्टर साहब, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं तो ये भरोसा जगता है कि इस समस्या से भी समाधान होगा। और आज एक थोड़ी सी राहत भरी खबर जो केंद्र सरकार ने कहा है कि जो तीसरी लहर की जिस आशंका की बात की जा रही थी, पहले तो उसकी संभावनाएं कम हैं, और दूसरा अगर वो होगी भी तो उसमें जो बच्चों को खतरे की बात कही जा रही थी उसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो ये कुछ अच्छे, इस महामारी के दौर में भी अच्छे संकेत हैं। इन्हीं अच्छे संकेतों के साथ हम इस आपकी बात को आज समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, सरज जी आपका धन्यवाद।
और अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं कि वो फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम को, आपकी बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो सुझाव हैं, अपने जो विचार हैं, उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो काम करना चाह रहे हैं उसमें हम सफल हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार।